बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म का लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5। स्ट्रक्चरलिज्म का हमने विलियम वुड को देख लिया था। ईबी टिचनर का भी मैंने आपको लेक्चर शेयर कर दिया था। अब कुछ और लोग हैं जो ना सिर्फ इसके अंदर हमें देखने को, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म को हम देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड ही लोग हैं ये वाले, लेकिन इन सब की फील्ड अलग अलग है। अब ये जो आज हम जिसको पढ़ेंगे, हरमन एबिंगुआस, ये जो है बेसिकली मेमोरी के अंदर आता है, लर्निंग के अंदर ये बंदा आता है। इसका काम मेमोरी और लर्निंग पर है। लेकिन चूंकि ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये वाला बंदा आता है, उसके साथ थोड़ा सा इसका रिलेशन बनता है। वो कैसे बनता है वो देखेंगे। अब ये आज वाला जो टॉपिक है हमारा, ये याद रखिएगा कितनी चीजों को कवर करेगा। एक आपके हिस्ट्री को कवर करेगा, दूसरा स्ट्रक्चरलिज्म को कवर करेगा, तीसरा आपकी लर्निंग और मेमोरी को कवर करेगा। ठीक है आज वाला। तो ये ना समझिएगा कि सिर्फ हम हिस्ट्री या स्ट्रक्चरलिज्म ही पढ़ रहे हैं, ये आप मेमोरी का टॉपिक भी आज देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम समझेंगे और रिलेट करेंगे कि हिस्ट्री में ये कहां पर एग्जिस्ट करता है ये बंदा। Hermann Ebbinghaus, only a few years after Wundt claimed it was impossible to conduct experiments on the higher mental processes, a German psychologist working alone. अब ये जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, अगर आप इसको पहले ये मैंने बात की थी कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो ना, समझ लेते हो कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं साइकोलॉजी के अंदर स्टार्ट, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाएगी इस पर, और आपको चीजें एक तो अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प मिलती है, दूसरा उनको बयान करने में बड़ी हेल्प मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को, जब आपके सामने कोई चीज आती है या मतलब अपने कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने में बड़ी आपको हेल्प मिल जाती है, जब आपको हिस्ट्री के साथ आपने अच्छे से इंसाफ किया होता है, यानी कि उसको समझा होता है। तो बात हो रही थी कि ओनली अ फ्यू इयर्स आफ्टर वुड, जब विलियम वुड ने का काम था ना, या विलियम वुड ने जो दावा किया था, उसने ये क्या दावा किया था? उसने किया था इट वाज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस, कि जो हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस है ना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना या उनको मैयर करना इम्पॉसिबल है, नहीं मैयर किया जा सकता। हायर मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है? हमारा मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, लॉजिक हो गया, थिंकिंग हो गया, ये सारे हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। कहता है इन पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं पॉसिबल। फिर अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट वर्किंग अलॉन, इस ये अकेला काम कर रहा था, आइसोलेटेड फ्रॉम एनी एकेडमिक सेंटर ऑफ साइकोलॉजी, किसी भी यूनिवर्सिटी में या इदारे में काम नहीं कर रहा था। बिगेन टू एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली ऑन द हायर मेंटल प्रोसेसेस, फिर इसने हायर मेंटल प्रोसेसेस पर जो है ना काम करना शुरू किया, यानी कि लर्निंग और मेमोरी पर। इसका काम दो चीजों पर ही है। अच्छा, हरमन एबेंगुआस बिकेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू इन्वेस्टिगेट लर्निंग एंड मेमोरी एक्सपेरिमेंटली। ये पहला बंदा था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है, पहला बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, लर्निंग और मेमोरी को, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये अब आगाज हो रहा है कि साइकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ठीक है, ये अब आगाज हो रहा है। इन डूइंग सो ही नॉट ओनली श्योर दैट वुंट वाज रॉन्ग, इस ये करते हुए इसने ना सिर्फ ये साबित किया कि वो जो विलियम वुंट है ना, वो गलत है अपनी जगह पर, अपना दावा जो उसने दावा किया उसमें गलत है on that point, but also change the way in which association or learning could be studied। ना सिर्फ उसने विलियम वुड को गलत साबित किया, बल्कि इसके साथ साथ उसने वो तरीका ही चेंज कर दिया, या एक नया तरीका निकाल दिया कि आप एसोसिएशन को या लर्निंग को कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर एक आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके पास, या आप कह सकते हैं कि तारीख का एक बड़ा हिस्सा इंपॉर्टेंट। जब विलियम वुड ने क्लेम किया कि इम्पॉसिबल है हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना, तो उस वक्त फिर जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट उसने अपने तौर पर स्टडी करना शुरू कर दिया मेंटल प्रोसेसेस को एक्सपेरिमेंटली। फिर उसने लर्निंग और मेमोरी पर एक्सपेरिमेंटली उसको स्टडी किया, ये पहला बंदा था। उस ये करते हुए उसने ना सिर्फ उसको गलत साबित किया, गलत साबित किसमें किया? उसने बोला था कि इसको स्टडी नहीं किया जा सकता, स्टडी हायर मेंटल प्रोसेसेस को, यानी कि लर्निंग, मेमोरी और हमारी थिंकिंग हो गया और लॉजिक वगैरह हो गया, रीजनिंग हो गया। लेकिन इसने गलत साबित कर दिया कि किया जा सकता है। और इसके साथ साथ उसने एक जाविया ही बदल दिया, तरीका ही बदल दिया, यानी कि एक नया तरीका दे दिया कि हाउ यू कैन स्टडी लर्निंग, मेमोरी और हायर मेंटल प्रोसेसेस। एबेंगुएस लाइफ, इसकी जो लाइफ है उसके बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। एबेंगुएस वाज बोर्न नियर बॉन जर्मनी इन 1850, जर्मनी में पैदा हुआ। इसने कॉलेज स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में ही हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन और हेले बर्लिन के अंदर, हेले और बर्लिन सॉरी। ड्यूरिंग हिज एकेडमिक ट्रेनिंग हिज इंटरेस्ट शिफ्टेड फ्रॉम हिस्ट्री एंड लिटरेचर टू फिलोसफी।
इसका अब ये देखें कि हिस्ट्री और फिलोसफी में इसका जो हिस्ट्री और लिटरेचर में था, इसका इंटरेस्ट बाद में फिलोसफी में हुआ। इन विच ही रिसीव्ड हिज डिग्री इन 1873 में इसने डिग्री हासिल की, फॉलोइंग मिलिट्री सर्विसेज इन फ्रांस्को प्रोशियन वार, ये एक वार थी उसमें इसने अपना मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की। ही डिवोटेड 7 years टू इंडिपेंडेंट स्टडी इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, वेयर हिज इंटरेस्ट चेंज अगेन, दिस टाइम लीडिंग हिम टूवर्ड साइंस। वहां पर फिर इसके जो इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ, फिर वो साइंस की तरफ लीड किया, इसका जो चेंज था और इंटरेस्ट था। 3 years before, William Wundt established his laboratory at Leipzig. Ebengues bought at London bookstore a second-hand copy of Fechner's great work. 3 साल पहले जब उसने लेबोरेटरी बनाई ना विलियम वुड ने, तो एक बुक स्टोर में गया, वहां पर इसने ना फेचनर की एक किताब खरीदी सेकंड हैंड, जिसका क्या नाम था, एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स। दिस, अब ये देखिएगा कैसे इंसान की जिंदगी में चेंज आता है, या जब उसके जुम्मे या उससे कोई काम होना होता है या उसने करना होता है, कैसे होता है। उसने बुक खरीदी। दिस चांस इनकाउंटर प्रोफाउंडली अफेक्टेड हिज थिंकिंग एंड अल्टीमेटली द डायरेक्शन ऑफ न्यू साइकोलॉजी। ये चांस का मतलब ये जो मौका था ना, यानी कि उसने जो किताब खरीदी है, उसने क्या किया, उसने उसकी थिंकिंग को इफेक्ट किया, और इतना इफेक्ट किया कि जो नई साइकोलॉजी थी ना उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन को भी इफेक्ट किया, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया, जो मतलब साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी ना। अच्छा, फेचनर्स मैथमेटिकल अप्रोच टू साइकोलॉजिकल फिनोमिना वाज एन एक्साइटिंग रेवोल्यूशन टू एबेंगुआस। जो इसने काम किया था ना फेचनर ने, ये उसके लिए एक आप कह सकते हैं कि नई चीज थी उसके सामने, आप कह सकते हैं इजहार हो जाना किसी चीज का। एंड ही रिजॉल्व टू डू फॉर साइकोलॉजी व्हाट फेचनर हैड डन फॉर साइकोफिजिक्स। उसने फिर वो जो काम फेचनर ने किया था ना साइकोफिजिक्स, ठीक है, अब साइकोफिजिक्स के अंदर वो कहते हैं जो उसने काम किया है वो उसने तय किया कि मैं साइकोलॉजी के अंदर करूंगा, यूजिंग रिजिड एंड सिस्टमैटिक मेजरमेंट और रिजिड मेजरमेंट के थ्रू। हिज गोल वाज नथिंग लेस देन टू अप्लाई द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू द हायर मेंटल प्रोसेसेस। वो एक्सपेरिमेंटल मेथड को हायर मेंटल प्रोसेसेस पर अप्लाई करना चाहता था। Most likely influenced by the popularity of the work of the British associationist, Benguias chose to undertake his breakthrough research in the area of human learning. उसने अपना एरिया चूज किया ह्यूमन लर्निंग, यानी कि उसने अपनी जो रिसर्च करना चाहिए ना, या जो अपना काम करना चाहता था, वो ह्यूमन लर्निंग उसने चूज किया, जो फील्ड थी। रिसर्च ऑन लर्निंग, क्या रिसर्च की थी लर्निंग में? बिफोर Benguias began his work, the customary way to study learning was to examine associations that were already formed. वो कहता है कि जब Benguias ने काम शुरू किया ना, या इसने काम करना स्टार्ट किया, उससे पहले जो होता था लर्निंग को स्टडी कैसे किया जाता था, was to examine the associations that were already formed. जो चीज पहले डेवलप हो चुकी है, यानी कि जो लर्न की जा चुकी है ना, उसकी एसोसिएशन कैसे हुई है वो देखा जाता था, मतलब इसके काम से पहले। दिस वाज द अप्रोच ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशनिस्ट। ये एसोसिएशनिस्ट, ब्रिटिश जो एसोसिएशनिस्ट, ये भी एक तरह का कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर करेक्शन देखा जाता है चीजों का। In a sense, investigators were working backward, attempting to determine how the connections had been established. इसमें ये देखा जाता है कि कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। Benguias focus was different. इसका जो फोकस था डिफरेंट था। क्या था? He began his study with the initial formation of the associations. अब ये डिफरेंस समझिएगा कि पहले जो लर्निंग पर स्टडी होती थी ना, वो इस तरह से होती थी कि जो चीज लर्न हो चुकी है ना, उसका देखा जाता है कि ये लर्निंग कैसे हुई है, यानी कि लर्न हो चुकी है, उसके बाद देखा जाता है कि ये माजी के अंदर क्या हुआ कि ये लर्निंग हुई है। इसका जो था ना फोकस, वो था डिफरेंट, इसका तरीका डिफरेंट था। ये देखना चाहता था, ही बिगेन ही स्टडी विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, कि जो इनिशियल फॉर्मेशन हो रही है ना, कैसे हो रही है, वो देखना स्टार्ट किया इसने, या वो स्टडी करने की कोशिश की। वो जो पहले वाले थे वो होने के बाद देखते थे, इसने कहा कि जब हो रही है ना, तो उस वक्त क्यों ना स्टडी किया जाए। ये डिफरेंस समझ आया आपको? पहले वाले जो थे वो माजी को देखते थे, इसने कहा जी मैं प्रेजेंट के अंदर ही देखूंगा चीजें कैसी हो रही हैं, सिंपल ये बात है। इन दिस वे ही कुड कंट्रोल द कंडीशंस अंडर व्हिच द चेंज ऑफ आइडियाज वर फॉर्म्ड एंड thus मेक द स्टडी ऑफ लर्निंग मोर ऑब्जेक्टिव। अब वो कहता है कि इस तरह क्या है, इन दिस वे ही कुड कंट्रोल द कंडीशन। इस तरह वो क्या कर सकता था, वो कंडीशंस को कंट्रोल कर सकता था अपने हिसाब से, क्योंकि वो प्रेजेंट के अंदर रह के कर रहा है ना, वो सारी स्टडी ही अपनी प्रेजेंट के अंदर रह के कर रहा है।
जब प्रेजेंट के अंदर रह के, यानी कि एक चीज हो रही है उस वक्त उसको स्टडी कर रहा है। जब चीज हो रही है उस वक्त स्टडी करने का मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से चीजों को सेट कर सकता है, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है कंडीशंस को, उसको मोर ऑब्जेक्टिव करने के लिए, स्टडी को और ज्यादा अच्छे से करने के लिए। अच्छा, एबेंगुएस वर्क ऑन लर्निंग एंड फॉरगेटिंग, अच्छा इसका जो काम है फॉरगेटिंग पर भी माना जाता है, कि फॉरगेटिंग, मेमोरी, लर्निंग, तीनों पर। हैज बीन जज्ड वन ऑफ द ग्रेट इंस्टेंसेस ऑफ ओरिजिनल जीनियस इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कहते हैं इसका जो काम है ना, वो माना जाता है कि ये ओरिजिनल जीनियस था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि ये बेसिकली इस बात से उसकी इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो इसने काम कर दिया ना, वो वाकई ही एक्सपेरिमेंटल था और वो जीनियस वर्क था जो इसने किया था। It was the first venture into a truly psychological problem area, one that was not part of physiology। वो कहता है कि ये जो इसने काम किया ना, ये प्योर साइकोलॉजी थी। ये क्या थी? प्योर साइकोलॉजी थी, जिसका फिजियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं था। पहले ऐसा होता था कि लोग फिजियोलॉजी को इन्वॉल्व कर लेते, फिजियोलॉजी यानी कि फिजिकल नेचर को इन्वॉल्व कर लेते थे, कि चीज फिजिकल जो हमें स्टिमुलस मिलता है उसके साथ कैसे एसोसिएट करके होती हैं। ये जो इसने काम किया था, इसमें फिजियोलॉजी इन्वॉल्व ही नहीं थी, ये टोटली मेंटल प्रोसेस को इसने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। ये डिफरेंस था। एज वाज ट्रू वाज सो मेनी ऑफ द वुंड्स रिसर्च टॉपिक्स, thus Ebenguer's revolutionary research broadened considerably the scope of experimental psychology। फिर इसने क्या किया, इसकी जो स्टडी थी इसने बहुत स्कोप बढ़ा दिया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। रिकॉल दैट लर्निंग एंड मेमोरी हैड नेवर बीन स्टडीड एक्सपेरिमेंटली। पहले ऐसा होता था कि इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी नहीं किया जा सकता लर्निंग और मेमोरी को। Indeed, the eminent William Wood had said that could not be। और वो जो विलियम वुड, एक तो ये कहता था कि पहले ये होता था ना कि इसको स्टडी नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉरी, पहले बोला जाता था कि इसको स्टडी नहीं किया जा सकता, और ये वाली बात विलियम वुड ने भी बोला था। क्या बोली थी? विलियम वुड हैड सेड दैट दे कुड नॉट बी, इनको स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको किया ही नहीं जा सकता स्टडी। Ebenguer set out to do so, even though he had no academic appointment, no university setting in which to conduct his work, no teacher, no students and no laboratory। यानी कि जो एबेंगुएस ने जो काम किया ना, इसने कर दिखाया उसको, यानी कि वो उनको जो चीजों को उसने बोला विलियम वुड ने कि इसको नहीं किया जा सकता एक्सपेरिमेंटली, एबेंगुएस ने कर दिया, और विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, यानी कि उसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी ऑफिशियली, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई टीचर था, ना कोई लेबोरेटरी थी, उसने अपने तौर पर यह काम कर दिया। और दुनिया उसको आज भी याद रखती है उसके काम को, क्योंकि आगाज ही उसी के काम से हुआ कि कैन वी स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस एक्सपेरिमेंटली। तो ये उसी ने आंसर किया था कि यस वी कैन स्टडी द हायर मेंटल प्रोसेसेस, या मेंटल प्रोसेस या साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आंसर उसी ने किया, करके दिखाया। यहां पर हमारे सीखने की बात क्या है? एक तो नॉलेज में इजाफा, दूसरी बात यह है कि अगर आप में दम है ना चीजों को करने का, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं जनरली, तो आप विदाउट यूनिवर्सिटी, विदाउट डिग्री, विदाउट टीचर, विदाउट स्टूडेंट, आपके पास बस दम होना चाहिए, यार मैंने करना है ये, और आपको चीजों के अंदर से कुछ निकालना आना चाहिए कि यार ये चीज क्लिक कर जाती है। जैसे इसने वो फैचनर की बुक ली ना, साइकोफिजिक्स वाली, तो इसको वहां से क्लिक कर गई चीज। जब इसको क्लिक की तो इसने कहा यार उसने साइकोफिजिक्स के अंदर काम किया, मैंने यही वाला काम साइकोलॉजी के अंदर करके दिखाना है, और उसने कर दिखाया। तो ये ऊपर भी जिक्र हुआ, यहां पर भी जिक्र हुआ कि कोई इसके पास लेबोरेटरी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, लेकिन उसने कर दिखाया। तो आप भी कर सकते हो अगर आप में दम है तो, या करना चाहते हो तो। Nevertheless, over a period of 5 years, he carried out alone a series of carefully controlled and comprehensive studies using himself as the only subject। अब ये इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि 5 साल इसने मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, 5 साल के अंदर, और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के सब्जेक्ट इसने खुद को ही रखा, यानी कि खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करता रहा ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट ये खुद ही था। फॉर द बेसिक मेजर ऑफ लर्निंग, एबेंगुएस adapted a technique from the associationist। इसने एसोसिएशनिस्ट उनसे टेक्निक ली, क्या? हु हैड प्रपोज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसोसिएशन एज अ कंडीशन ऑफ रिकॉल। वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी की बात करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसोसिएशंस एज अ कंडीशन ऑफ रिकॉल, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना, जितना हम ज्यादा उसको रिपीट करेंगे किसी चीज को, ठीक है, या जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे किसी चीज को या रिवाइज करेंगे,
उतने ही ज्यादा आपकी बेहतर रिकॉलिंग होती है, यानी कि उतना ही बेहतर आपको वो याद हो जाता है। इस तरह की बात कर रहा है। Ebengues reasoned that the difficulty of learning material could be measured by this frequency, that is by counting the number of repetitions needed for one perfect reproduction of material। अब वो यहां पर ये बात करना चाह रहा है कि अगर आप किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं ना, ही रीजनड दैट द डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग, जो लर्न करने की डिफिकल्टी है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कोई मटेरियल है उसकी जो डिफिकल्टी है, कहता है कुड बी मेजर्ड, उसको मेजर किया जा सकता है बाय दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के साथ कि हमें उस मटेरियल को कितनी दफा पढ़ना पड़ा है। एक आसान एक फर्ज करें एक चीज है आपके पास, एक पैराग्राफ आसान सा आपको दिया जाए तो आप 2 दफा पढ़ो तो आपको याद हो जाता है, यानी कि 2 दफा आपने उसको रिवाइज किया, फ्रीक्वेंसी क्या थी 2। लेकिन कहता है कि उसकी डिफिकल्टी पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी दफा कितनी चाहिए हमें। मिसाल के तौर पर एक डिफिकल्ट पैराग्राफ दिया, उसको आपने 10 दफा पढ़ा या 10 दफा रिवाइज किया फिर जाके याद हुआ, क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट था। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी कि कितना वो डिफिकल्ट है। दैट इज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रेपिटेशंस, कि कितनी दफा आपने उसको पढ़ा। ठीक है, और एक और चीज पता चलेगी हमें कि आप उसको कितना परफेक्टली याद कर सकते हैं, ये आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी उस चीज को पढ़ने की या रिवाइज करने की। मिसाल के तौर पर आप उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है ना, अगर ज्यादा है तो आपको पता चल गया, आपने 10 दफा पढ़ा तो आपको अच्छे से याद हो गया। अब वो कहता है कि जो परफेक्ट रिप्रोडक्शन है, क्या आप परफेक्टली उसको याद करें या बाद में उसको रिकॉल कर सकें या बाद में उसको लिख सकें, ये डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि कितनी दफा आपने उसको रिवाइज किया था। Here we see the influence of Fechner, who measured sensations indirectly by measuring the stimulus intensity। जो फेचनर है ना, इसने सेंसेशंस को मेजर किया था, ठीक है, और इसने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वाला दिया था सेंसेशन के अंदर। ये सेंसेशन के अंदर अगर आप हमने पढ़ा ना तो उसके अंदर देखेंगे। एबेंगुआस अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग मेमोरी सिमिलरली, इसी तरह से इसने मेमोरी को मेजर किया जैसे उसने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को देखा था सेंसेशन के अंदर। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर रिपीटिशंस रिक्वायर्ड टू लर्न द मटेरियल, कि कितनी दफा उसको हमने रिवाइज करना है या कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे उसको याद करने के लिए मटेरियल को। ठीक है, ये मेमोरी पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था या लर्निंग पे। फॉर द मटेरियल टू बी लर्न एबेंगुआस डिवाइस सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल लिस्ट ऑफ सिलेबल्स। इसके लिए उसने क्या किया, इस मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्या किया था, उसने लिस्ट ऑफ सिलेबल्स बनाए थे। ही रिपीटेड द टास्क ऑफन इनफ टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हिज रिजल्ट्स, मतलब वो उस वक्त तक रिपीट करता रहता था जब तक उसको उसका जो रिजल्ट्स हैं एक्यूरेट नहीं आ जाते थे, यानी कि वो सही से रिवाइज नहीं कर लेता था या रिपीट या रिकॉल नहीं कर पाता था। He could cancel out variable errors from trial to trial and obtain an average measure, यानी कि जो उसके एरर्स होते थे ना वो ट्रायल के साथ साथ उसको सही करता जाता था, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो जितना ज्यादा ट्रायल्स करता था उतनी मिस्टेक्स कम होती चली जाती थी। सो सिस्टमैटिक वाज Ebenguas in his experimentation that he regulated his personal habits as well, keeping them as constant as possible and following an unvarying routine, always learning the material at the same time each day। मतलब उसने फिर इस तरह से क्या किया, अपनी हैबिट्स को भी उसने उसी हिसाब से बना लिया, और ऑलवेज लर्निंग द मटेरियल एट द सेम टाइम ईच डे, मतलब डेली वो जो उसने टाइम आप कह सकते हैं कि टाइम फ्री इंटरवल, हाँ, ऑलवेज लर्निंग द मटेरियल एट द सेम टाइम ईच डे, हर दिन जो है ना वो सेम इंटरवल के अंदर सेम टाइम के अंदर चीजों को लर्न कर लेता था। मतलब ये लर्निंग पे उसका या मेमोरी पे आप कह सकते हैं कि उसके एक्सपेरिमेंटेशन थी, उसके रिजल्ट्स थे। बेसिकली ये लर्निंग और मेमोरी की बात करता है कि आप किसी चीज को कितनी दफा दोहराएंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाती है। बेसिकली ये उस पर बात करता है और यही चीज इसने मेजर की थी। अच्छा, रिसर्च विद नॉनसेंस सिलेबल्स, इसने फिर ना कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स यानी कि कुछ वर्ड बनाए थे ऐसे जो कि नॉनसेंस थे। नॉनसेंस का मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता था, तो ये उस हिसाब से इसका बताया गया है, पूरा एक्सपेरिमेंट या आप कह सकते हैं रिसर्च बताई गई है। नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होता है? सिलेबल्स प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगलेस सीरीज टू स्टडी मेमोरी प्रोसेस, मेमोरी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए इसने जो नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए थे यानी कि वर्ड बनाए थे कि जब बोलने के बाद उसको जो है वर्ड रिपीट कितनी दफा कर सकता है, कितने वर्ड वो रिपीट कर सकता है, तो ये उसने नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए थे। For the subject matter of his research, the material to be learned, Ebengues invented nonsense syllables which revolutionized the study of learning।
One student, E.B. Titchener, noted that the use of nonsense syllables marked the first significant advance in the field since the time of Aristotle. ये इसने बनाया, ये डेवलप किए थे नॉनसेंस सिलेबल्स लर्निंग के हवाले से, मेमोरी के हवाले से, और वो कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन थी एक तरह की लर्निंग के अंदर, स्टडी ऑफ लर्निंग के अंदर। और टीचनर ने भी इस चीज की को एक्सेप्ट किया था। ये जो नॉनसेंस सिलेबल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट थी इस फील्ड के अंदर। किसके बाद? एरिस्टोटल के बाद, यानी कि इतना अरसा पहले की बात कर रहा है वो, कि एरिस्टोटल के बाद ये एडवांसमेंट थी इस फील्ड के अंदर, ये जो टेक्निक इसने निकाली थी लर्निंग पर को स्टडी करने की या मेमोरी को स्टडी करने की। अब इसने क्या किया, इसने बहुत से ऐसे ना नॉनसेंस लेबल्स बनाए, यानी कि ऐसे वर्ड बनाए जिनका कोई मीनिंग नहीं था। जैसे यहां पर लिखे हुए ना, इसने एक लिस्ट बनाई, जैसे एलईएफ, लेफ है, बॉक है, येट है, इस तरह के वर्ड बनाए, कि ऐसे वर्ड बनाए कि जिनका कोई मीनिंग ना बनता हो, या जिनकी कोई ना किसी चीज के साथ या किसी वर्ड के साथ एसोसिएशन ना बनती हो, उसको इसने बोला नॉनसेंस लेबल्स। अब ये इसने बोला क्यों था, अब ये किया क्यों था? अब आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर ये ऐसे ऐसे लफ्ज, ऐसे वर्ड क्यों बनाया है कि जिनका कोई मीनिंग नहीं है? उसकी रीजन ये थी कि चूंकि इसने लर्निंग और मेमोरी को देखना था, ठीक है, मेमोरी को स्टडी करना था, तो वो कहता है कि अगर हम ऐसे वर्ड लेते हैं ना जिनकी पहले से मीनिंग आपने सीखे हुए हैं या पढ़े हुए हैं, या किसी के साथ उसकी एसोसिएशन होती है, या किसी के साथ मैच करता है, या कनेक्शन बनता है किसी वर्ड का, तो वो कहते हैं कि आप, इसका मतलब ये होगा कि आपने पहले से ही उसको लर्न किया हुआ है। तो हम फिर जब आपकी मेमोरी को टेस्ट करने जाएंगे या आपकी लर्निंग को टेस्ट करने जाएंगे, तो वो फिर वो जो पहले से लर्निंग होगी ना, वो आपकी हमारे उस एक्सपेरिमेंट पर क्या होगी? असरअंदाज होगी। इसलिए यही वजह थी कि नॉनसेंस लेबल उसने बनाए। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगुआस ने नॉनसेंस लेबल ही क्यों बनाए, वो ऐसे सेंसिबल लेबल जो पहले से वर्ड मौजूद है उनको क्यों नहीं लिया, तो आप बोलेंगे कि जो इसलिए नहीं लिया उसने, उसने लॉजिक ये दी थी कि अगर हम ऐसे वर्ड लेंगे जो हम पहले यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने वो पहले ही सीखे हुए हैं, तो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट को जो या हम करना चाहते हैं स्टडी लर्निंग को या मेमोरी को, वो उस तरह से मतलब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट पर क्या असरअंदाज हो सकते हैं। तो फिर इसने नॉनसेंस सिलेबस बनाए थे, और ये 2300 सिलेबस इसने तकरीबन बनाए थे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज सामने आई थी कि ये जो नॉनसेंस लेबल का मतलब ये नहीं था कि जो वर्ड ऐसे हैं सिर्फ, मतलब जो वर्ड की बात हो रही है, वो कहता है कि ये बेसिकली बात हो रही थी, हिस्ट्री के अंदर ये बताया था कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने, कि ये बात बेसिकली जब नॉनसेंस लेबल्स की बात की ना, कि वो जो कहता है कि अगर पैराग्राफ दिया गया ना, तो वो ऐसा पैराग्राफ दिया गया कि उस पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं बनता। इसका भी मतलब था नॉनसेंस लेबल्स, कि उस पैराग्राफ का मतलब नहीं बनता कोई। वो कहता है कि ये लाजमी नहीं कि वर्ड की बात हो रही है अकेले की, पूरे पूरे पैराग्राफ की पूरी पूरी लाइन की बात भी है कि नॉनसेंस लेबल है, कि यानी कि वो पूरी लाइन कोई मीनिंग ना दे रही हो आपको। जब वो कोई मीनिंग नहीं दे रही होगी, इसका मतलब आप उसको पहली दफा याद कर रहे हैं। जब पहली दफा याद कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल आपका एक्सपेरिमेंट होगा कि आपने उसको किस तरह से याद किया, कितनी एफर्ट लगानी पड़ी आपको। और ये 3 लेटर ही नहीं थे, कहते समटाइम 4 लेटर, 5 लेटर और 6 लेटर लॉन्ग वर्ड भी थे उसके इसके अंदर, है ना। ये बाद में हिस्ट्री में पता चला है। कुछ लोग क्योंकि कहते हैं कि उसने सिर्फ 3 लेटर ही बनाए थे, जैसे हमने ये ऊपर देखा ना, 3 लेटर वर्ड बनाए थे सिलेबल्स, वो 3 लेटर नहीं, इससे ज्यादा भी थे। लेकिन खैर, हमने तो वो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो देखना है कि उसने किस तरह से या क्यों बनाए थे। अब वो ना कहता है कि हमारे पास स्टैंजा है, उसके क्या है, उस स्टैंजा के अंदर क्या है, 80 सिलेबल्स हैं। अब वो कहता है उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ा, 9 दफा जो रीडिंग्स करनी पड़ी उसकी, यानी कि 9 दफा उसको करना पड़ा रिपीट। तो उस वक्त फिर जाके क्या हुआ, हमें वो याद हुआ है, वो मतलब उसको याद हुआ। ही देन मेमोराइज्ड अ मीनिंगलेस सीरीज ऑफ 80 सिलेबल्स। अच्छा, एक पैराग्राफ ऐसा या एक स्टैंजा ऐसा जिसका मीनिंग है, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसी 80 सिलेबल्स थे, और फिर उसने मीनिंगलेस सीरीज ऑफ 80 सिलेबल्स लिए, यानी कि एक वो सिलेबल्स 80 लिए, या वो 80 वर्ड उसने देखे जिसका मीनिंग था, और बाद में 80 वर्ड वो देखे जिनका कोई मीनिंग नहीं था। एंड डिस्कवर्ड दैट द टास्क रिक्वायर्ड नियरली 80 रेपिटिशंस। अब ये देखें, यहां पर डिफरेंस आ गया। वो कहता है कि वो वर्ड्स जिनको याद करना, यानी कि जिनका मीनिंग बनता था, वो स्टैंजा जिसका कोई मीनिंग था, उसको याद करने में मुझे सिर्फ 9 दफा उसको याद करना पड़ा, यानी कि 9 दफा रिवाइज किया तो मुझे याद हो गया। लेकिन ऐसे सिलेबस, ऐसे वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता था, विदाउट मीनिंग थे वो मेरे सामने, उसको याद करने में 80 दफा रिपीट करना पड़ा मुझे। ये उसका कहना है। यानी कि इसका मतलब था, ही कंक्लूडेड दैट मीनिंगलेस और अनएसोसिएटेड मटेरियल इज अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स हार्डर टू लर्न देन मीनिंगफुल मटेरियल। कि वो मटेरियल जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको याद करना
9 गुना ज्यादा मुश्किल है उनके मुकाबले में जो मटेरियल मीनिंगफुल होता है या जिसका कोई मानी बन रहा होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि मैंने जब ऐसे 80 वर्ड को यूज किया जिनका मीनिंग बन रहा था, ऐसे पैराग्राफ को यूज किया जिसका मीनिंग बन रहा था, तो उसको मुझे सिर्फ याद करने के लिए 9 दफा रिपीट करना पड़ा। लेकिन बाद में मैंने कहता ऐसा पैराग्राफ लिया जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, उसको याद करने के लिए मुझे उसको 80 दफा रिपीट करना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट था बेसिकली उसका मेमोरी पे और लर्निंग पे। ही आल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ मटेरियल टू बी लर्नड ऑन द नंबर ऑफ रेपिटेशंस नेसेसरी। अब वो लेंथ की बात भी करता है कि अगर आपने किसी चीज को याद करना है तो वो इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आप उसको याद करते हो, उसकी लेंथ पर, कि अगर वो शॉर्ट है तो जल्दी याद कर लोगे, लॉन्ग है तो वो लेट याद होगा। ही फाउंड दैट लॉन्गर मटेरियल रिक्वायर्स मोर रेपिटेशंस, जितना लंबा मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, एंड consequently more time to learn, ज्यादा टाइम लगेगा। when ambiguous increase the number of syllables to be learned, the average time to memorize the syllables increased। अब ये है कॉन्सेप्चुअल चीज, याद रखिएगा ये वाली जो लाइन है ये पूछी जा सकती है आपसे। अब वो कहता है when ambiguous increase the number of syllables to be learned, the average time to memorize a syllable increased। अब 80 फर्ज करें 10 वर्ड आपने याद करने थे पहले, उन 10 वर्ड को यानी कि फी वर्ड आपको याद करने में लगे फर्ज करें 25 सेकंड, ठीक है, 25 सेकंड फी वर्ड को याद करने में लगे। लेकिन कहता वर्ड मैंने कर दिए 50, ठीक है, वर्ड 50 कर दिए, तो फिर आपको पर वर्ड जो टाइम है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले पर वर्ड टाइम था 25 सेकंड, अब कहता अगली दफा आपका जो हमने 50 कर दिया तो वो फिर पर वर्ड जो टाइम हो जाएगा वो 50 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उसने पर वर्ड की बात की है कि एवरेज रेट जो है सिलेबल का इंक्रीज हो जाएगा। Of course, these results are predictable in a general way. The more we have to learn, the longer it will take। यानी कि ये जनरल सी बात है, कहता कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा सीखना है तो ज्यादा याद करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। The significance of the ambiguous work is in his careful control of experimental conditions, his quantitative analysis of the data, मतलब condition experimental conditions quantitative data के अंदर हुआ है ये। and his conclusion that learning time per syllable as well as total learning time both increase with longer list of syllables, के जितना लंबा डेटा होगा उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा, उतनी ज्यादा repetitions लगेंगी। Abengoa studied other variables he expected would also influence learning and memory, the effects of over learning, यानी कि ज्यादा ही आप उसको याद कर लो, associations with list, reviewing material and the time elapsed between learning and recall। His research on the effect of time yielded the famous Abengoa's forgetting curve। इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसने इसके बाद इसने फिर एक उसमें एक्सपेरिमेंट में फॉरगेटिंग कर्व दी थी जो बहुत फेमस है, विच शोज दैट मटेरियल इज फॉरगॉटन रैपिडली इन फर्स्ट फ्यू आवर्स। कि पहले जो चंद घंटे होते हैं उसके अंदर जो आपको मटेरियल है ना या जो चीज आपने याद की होती है वो जल्दी भूलती है। आफ्टर लर्निंग एंड मोर स्लोली देयर आफ्टर, और जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा उतना ही उसकी जो भूलने की जो कैपेसिटी है या स्पीड है वो कम हो जाती है। ये कंसेप्चुअल चीज है, याद रखिएगा कि जितनी आप जो चीज याद करते हैं ना उसके जो पहले कुछ घंटे होते हैं ना उसमें उसके भूलने की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही घंटे ज्यादा होते हैं टाइम ज्यादा गुजरता है तो उसकी जो स्पीड है भूलने की वो कम हो जाती है। ये वैसे अजीब सी बात है लेकिन ये है सही। Abengoa published his research result in a book titled on, इसका मतलब मैं बता देता हूँ ऊपर जो हमने बात देखी है। अब ये देखें ये उसने कर्व बनाई थी, ठीक है। अब वो कहता है कि जहां पर जब मैंने याद किया ना, यानी कि ये यहाँ पर आपने फर्ज करे 100% आपने याद किया, जैसे 100 वर्ड याद किए फर्ज कर ले। अब ये है आपने मतलब अभी अभी 100 वर्ड याद किए, कहता है जैसे ही आपके 20 मिनट गुजरेंगे ना तो आपके वो जो वर्ड है ना वो 60 रह जाएंगे अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो। आप विदाउट रेपिटेशन कहता है कि आप जब छोड़ेंगे ना उसको तो 20 मिनट बाद आपको सिर्फ 60 वर्ड याद रहेंगे। उसके बाद 60 मिनट के बाद कहता है आपको 50 याद रहेंगे, 9 घंटों के बाद आपको 40 याद रहेंगे, और एक दिन के बाद आपको 30 याद रह जाएंगे या 35 याद रहेंगे, और 2 दिन के बाद आपको 30 याद रह जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें पहले 20 मिनट के अंदर 40 निकल गया आपके माइंड से, उसके बाद कहता है 60 मिनट बाद आपके माइंड में रह जाएंगे जी 50 वर्ड, फिर 9 घंटे के बाद 40 वर्ड, फिर जनाब एक दिन के बाद 35 रह जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद 30 रह जाएंगे। अब पहले 20 मिनट के अंदर 40 वर्ड उड़ गए थे आपके जहन से। अब ये कर्व साबित कर रही है कि आपका जो स्टार्ट वाला टाइम होता है ना, यानी कि याद करने के बाद वाला जो टाइम होता है वो सेंसिटिव होता है, उसमें ज्यादा चीज आप भूलते हैं। जैसे जैसे टाइम ज्यादा गुजरता जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। Ebengues published his research result in a book titled On Memory, a contribution to experimental psychology। इसने ये वाली रिसर्च किसमें पब्लिश की थी याद रखिएगा। अब कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1885 के अंदर, ये दो तीन चीजें याद रखनी है आपने।
कि अपनी रिसर्च किस में पब्लिश की थी, बुक का नाम क्या था, कब की थी। विच मे बी द मोस्ट ब्रिलियंट सिंगल इन्वेस्टिगेशन इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। वो कहता है कि मोस्ट ब्रिलियंट कह रहा है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इससे अंदाजा होता है इसकी इंपॉर्टेंस का। इन एडिशन टू बिगिनिंग अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी that remains important today, his research program is an example of technical skill, perseverance, and ingenuity we cannot find in the history of psychology. Any other investigator working alone subjected himself to such a painstaking regimen ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। वो कहते हैं हमने हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने अकेले ऐसा काम कर दिखाया हो, खुद को सब्जेक्ट बना के। एक्टिंग थॉरो एंड सिस्टमैटिक दैट इट कंटिन्यूज टू द साइटेड इन साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक वेल ओवर अ सेंचुरी लेटर। 100 साल के बाद भी वो कहते ये इतनी जबरदस्त रिसर्च थी या इतनी क्लियर थी या गलतियों से इतनी पाक थी कि 100 साल के बाद तक इसको साइट किया जाता रहा, इसको इसका रेफरेंस दिया जाता रहा, और आज भी इसकी रिसर्च को माना जाता है और रेफरेंस दिया जाता है इसकी रिसर्च का। और बेसिकली इसी ने ही आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो ही आगे दरवाजे खुले हैं कि यार साइकोलॉजी पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, साइकोलॉजी को भी एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जा सकता है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस का। उससे पहले तो ये होता था ना, इससे पहले ये होता था कि यार ये जो मेंटल प्रोसेसेस है ना, यानी कि थिंकिंग है, फीलिंग है, लॉजिक है, रीजनिंग है, इसको स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉरगेटिंग के बारे में ये बात इसने की थी कि जो स्टार्ट वाला टाइम होता है उसमें हम बहुत जल्दी भूलते हैं, यानी कि 20 मिनट के बाद ही आप जो आपके वर्ड अगर 100 याद किए तो 60 रह जाएंगे, 60 मिनट के बाद वो 50 रह जाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता जा रहा है वो जो तादाद है कम होती जा रही है। पहले 20 मिनट में 40 उड़ गए थे, फिर अगले 40 मिनट के बाद 10 ही उड़े हैं, फिर 9 घंटे के बाद सिर्फ 5 उड़े हैं, फिर जनाब 1 दिन के बाद फिर 5 ही उड़े हैं। तो ये जैसे जैसे कहते हैं टाइम ज्यादा होगा तो उतनी ही स्पीड कम होती जाएगी। स्टार्ट वाला जो टाइम होता है ना वो सेंसिटिव होता है, उसमें ज्यादा भूलते हैं हम।